नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान कर उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब किया और उसके सैन्य राजनयिकों के लिए अवांछित व्यक्ति का नोट सौंपा। सरकार आज शाम नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक करेगी और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें दंडित करेगा। उन्होंने कहा है कि भारत उन्हें धरती के छोर तक खदेड़ देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और किया जा रहा है और पूरे देश इस संकल्प पर अडिग है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद से देश की भावना कभी नहीं टूटेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति भारत के साथ है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद पूरा देश दुख और पीड़ा में है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। अपना संबोधन शुरू करते से पहले प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए एक क्षण का मौन रखा। प्रधानमंत्री ने बिहार दौरे के दौरान 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और काम शुरू हुआ, उनमें गोपालगंज में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, विद्युतीकरण परियोजनाएं, आवास योजनाएं, रेलवे बुनियादी ढांचा और सड़क विकास शामिल है। प्रधानमंत्री ने बिहार दौरे के दौरान 870 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और सहरसा और लोकमान्य तिलक ट्रांसमंस मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई। ये देश की दूसरी नमो भारत ट्रेन है, जबकि अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत तीसरी ऐसी ट्रेन सेवा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने 2 यात्री ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, एक सहरसा से पिपरा और दूसरी समस्तीपुर से सहरसा तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत का इस्पात उद्योग अपने भविष्य को लेकर नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मुंबई में आयोजित इंडियन स्टील के 6वें अंतर्राष्ट्रीय परिदर्शन और सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए वर्चुअल रूप से बोलते हुए उन्होंने राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य 2030 तक देश के इस्पात उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है। भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइश को तलब किया है और अपने सैन्य राजनयिकों के लिए अवांछित व्यक्ति का नोट सौंपा है। सूत्रों के अनुसार शीर्ष राजनयिक को कल रात तलब किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कई कड़े कदमों के बाद ये कदम उठाया गया है। नई दिल्ली ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को बंद कर दिया है और उसने इस्लामाबाद के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है। भारत ने सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट को भी निलंबित कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया है कि बैठक शाम 6 बजे संसद भवन परिसर में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को हमले के बारे में जानकारी दे सकते हैं। वह इस घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में भी उन्हें जानकारी देंगे। कांग्रेस कार्य समिति CWC ने आज नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक के दौरान पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा है कि बैठक के दौरान CWC ने टिप्पणी की है कि पाकिस्तान द्वारा रची गई ये
कायरतापूर्ण और सुनियोजित आतंकी कार्रवाई देश के गणतंत्र के मूल्यों पर सीधा हमला है। श्री वेणुगोपाल ने कहा है कि देश भर में भावनाओं को भड़काने के लिए हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत प्रभु दयाल ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदम पाकिस्तान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। उन्होंने कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय पाकिस्तान की कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर रहते हैं। श्री दयाल ने यह भी कहा है कि अटारी बाघा सीमा को बंद करने के साथ साथ पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने से रोकने का निर्णय पाकिस्तान पर व्यापक रूप से प्रभाव डालेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में से एक शुभम द्विवेदी के घर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद कानपुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ने आज शोकाकुल परिवार से मुलाकात की, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गत 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद कॉर्पोरल तागे हेलियांग का पार्थिव शरीर आज सुबह अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के उनके गृह नगर जीरो में लाया गया है। आज उनके निवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए सभी वर्गों के लोग एकत्र हुए, जिनमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए श्री खांडू ने कहा है कि ये क्षति अपूरणीय है और राज्य के लोग इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। स्वर्गीय तागे के बलिदान को सम्मान देते हुए श्री खांडू ने शोक संतप्त परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और उनके पैतृक गांव में एक स्थायी स्मारक बनाने की घोषणा की है। कल सुबह शहीद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता से बात करते हुए आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान डूरू बसंतगढ़ इलाके में गोलीबारी शुरू हुई। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया और मुठभेड़ शुरू हुई। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सली विरोधी अभियान चल रहा है। पहाड़ी में माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विभिन्न सुरक्षा बलों ने करीब 2 दिन पहले अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी को घेर लिया। पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। माओवादियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा संयुक्त अभियान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 आज से दुनिया भर में शुरू होगा। सप्ताह भर चलने वाला ये अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य टीकाकरण की जीवन रक्षक शक्ति को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। IMD के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में इस महीने की 29 तारीख तक लू चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गंगीय पश्चिम बंगाल सहित मध्य और पूर्वी भारत में शनिवार तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा तथा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, लेपारादा, अपर सियांग, लोअर सियांग, तवांग वैली, अंजाव, चांगलांग और तिरप जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, नामसाई और लोहित जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है।
और आईपीएल T20 क्रिकेट में आज मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।